रूट नंबर 13, वो शहर जो किसी नक्शे में नहीं है। मुंबई की बारिश में भीगकर रोहन आखिरकार अपनी कैब से उतरा और उस पुरानी पीली बस के स्टॉप की तरफ तेजी से भागा। बारिश ने पूरे दिन ऑफिस में उसकी हताशा और थकावट को और बढ़ा दिया था। उसके हाथ में एक लैपटॉप बैग था और कंधे पर एक भीगा हुआ बैकपैक जिसका वजन अब उसकी उम्मीद से भी ज्यादा लग रहा था। ऑफिस से देर से निकला था और अब उसे घोड़बंदर रोड के उस अनजान इलाके तक पहुंचना था जहां उसका नया घर था। समय था रात के 11:30। बारिश अभी थमी हुई थी, लेकिन हवा में वो ठंडक और गीलापन था जो मुंबई की बारिश के बाद अकेलापन और बेचैनी दोनों साथ लेकर आता है। बस स्टॉप पर एक भी इंसान नहीं था। पूरा स्टॉप सुनसान था। सिर्फ एक पीली बेजान सी लाइट बार बार जल बुझ रही थी जिसके नीचे एक बोर्ड पर रूट नंबर लिखा था 13। रोहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी इस रूट का नाम तक नहीं सुना था। आमतौर पर रूट नंबर 104 यहां आती थी, लेकिन उस वक्त उस अंधेरे रात में उसके लिए यही बस उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसके नए घर तक पहुंचने का एक अकेला रास्ता। दूर से ही उस बस की हेडलाइट्स दिखाई थी। वो बिल्कुल नई, स्लीक, सफेद एलईडी लाइट्स वाली बस लग रही थी, जो कि मुंबई की आम पुरानी बसों से बिल्कुल अलग थी। ऊपर एक बड़ा सा डिजिटल डिस्प्ले था जिस पर एक जलता हुआ खून के रंग का लाल नंबर 13 चमक रहा था, जैसे वो नंबर एक आग की तरह रात के अंधेरे को चीर रहा हो। बस बिल्कुल आहिस्ता से रुकी। उसका दरवाजा खुला बिना किसी आवाज के। किसी हिस या मैकेनिकल आवाज का कोई निशान नहीं था, जैसे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया हो। रोहन अंदर चढ़ा। एयर कंडीशनर चल रहा था जो उस भीगी रात में अनप्रत्याशित था। अंदर बिल्कुल नया, साफ सुथरा इंटीरियर था। प्लास्टिक की सीटों पर अभी तक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर लगे हुए थे, जैसे बस आज ही सड़क पर उतारी गई हो। एक नई गाड़ी की महक सारे केबिन में फैली हुई थी, पर उस महक में कुछ अजीब और यांत्रिक था। ड्राइवर की सीट पर एक नौजवान लड़का बैठा था, शायद 25 साल का। उसने एक बिल्कुल साफ सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। उसका चेहरा भावहीन था। उस पर न कोई भावना थी, न कोई थकावट। उसने रोहन की तरफ देखा तक नहीं। कंडक्टर का कोई निशान नहीं था, न टिकट काउंटर, न कोई इंसान। भैया, केसर एलिगेंट सोसाइटी? रोहन ने पूछा। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाया और एक उंगली से आगे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, पीछे जाकर बैठो। ये इशारा इतना यांत्रिक था, इतना भावहीन कि रोहन को अजीब लगा, पर घर जाने की जल्दी में वो पीछे की तरफ चल पड़ा। बस में 4-5 और लोग भी बैठे थे, सब अलग अलग सीटों पर बिल्कुल चुपचाप। एक बूढ़ी मां सामने के सीट पर अपनी माला जप रही थी। उनके होंठ धीमी गति से हिल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक कॉलेज का लड़का ईयरफोन लगाए हुए खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल अनजान था। 2 आदमी, शायद ऑफिस में काम करने वाले, नींद में सोए हुए थे। उनके सिर आगे झुके हुए थे, जैसे उनके पास जीने की कोई वजह ही न बची हो। रोहन ने खाली सीट पकड़ी और बैठ गया। बस इतनी आसानी से चली कि उसकी बॉडी में बिल्कुल कंपन नहीं हुई, जैसे बस जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। रोहन ने अपना फोन निकाला। ऊपर नो सिग्नल का मैसेज चमक रहा था। अजीब है, उसने सोचा, यहां तो हमेशा नेटवर्क रहता है। उसने सोचा शायद बारिश की वजह से नेटवर्क में कोई दिक्कत हो, लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठने लगी थी। बस रफ्तार पकड़कर चल रही थी। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। पहले तो सामान्य जगह दिख रही थी, दुकानें, अपार्टमेंट, इमारतें, लेकिन धीरे धीरे उसको दृश्य बदलते हुए महसूस हुए। इमारतें कम होने लगी, स्ट्रीट लाइट्स भी। अब बस एक ऐसी सड़क पर थी जिसके दोनों तरफ घने जंगल थे। मुंबई के बीच में ऐसा कोई जंगल नहीं था। रोहन को उसकी घबराहट और बढ़ती हुई महसूस हुई। उसके पेट में एक अजीब सा दर्द होने लगा। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। वो बिल्कुल सीधा आगे देखकर ड्राइव कर रहा था, जैसे वो एक जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक रोबोट हो जो सिर्फ एक ही प्रोग्राम का पालन कर रहा हो। तभी उस कॉलेज के लड़के ने, जिसने ईयरफोन लगाए हुए थे, उसने अपना फोन उठाया। उसने खिड़की के पास जाकर उसे ऊपर नीचे हिलाया, जैसे सिग्नल ढूंढ रहा हो। फिर उसने अचानक अपने ईयरफोन निकाले और चीखा, भैया रुक जाओ, ये कहाँ आ गए हम? ये रास्ता गलत है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना दायां हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने इंडेक्स फिंगर को अगल बगल हिलाकर
ना कहा। यह हरकत इतनी यांत्रिक थी, इतनी भावहीन कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। लड़का गुस्से में उठा। सुना नहीं क्या? मैं बोला रुक जाओ, मेरा स्टॉप तो कहीं का कहीं रह गया, यहां कहाँ आ गए हम? वो आगे बढ़ने लगा, ड्राइवर से बात करने। उसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा। उसी पल बस के अंदर की लाइट एकदम से झिलमिलाती हुई। एक तेज सफेद चमक। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में एक बारीक सी हल्की सी हवा की आवाज आई, जैसे कोई तेजी से सांस ले रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो वो लड़का गायब था। बिल्कुल उसकी जगह खाली थी। उसके ईयरफोन सीट पर पड़े के जैसे वो वहां था ही नहीं। ये सब सिर्फ 2-3 सेकंड में हुआ, एकदम से, जैसे वो लड़का हवा में ही पिघल गया हो। रोहन की सांस अटक गई। उसने आसपास देखा, लेकिन किसी और ने प्रतिक्रिया नहीं दी। बूढ़ी माँ अपनी माला जप रही थी। ऑफिस वाले सोए हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पागल हो गया हूं क्या? रोहन ने अपने आप से सोचा। यह हो ही नहीं सकता। उसने अपनी आंखें मली, खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वो जाग रहा है। फिर उसने ड्राइवर को देखा। उस नौजवान ड्राइवर ने अब रियर व्यू मिरर में देखा और पहली बार उसने रोहन से आंख मिलाई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। कोई सफेद हिस्सा नहीं, कोई आइरिस नहीं, बस काली खाली जगह, जैसे वो आंखें नहीं, 2 गहरे अंधेरे गड्ढे हों। रोहन की हालत खराब हो गई। उसने उठकर उस बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, आपने देखा वो लड़का? बूढ़ी माँ ने अपनी आंखें खोली। उनमें गहरी उदासी थी। बेटा, बस नंबर 13 में सवारी करते वक्त किसी से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें ले जाएगी। कौन ले जाएगी? रोहन ने घबराहट में पूछा। जो इसे चलाती है, मां ने कहा, और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उनके पास अब और बात करने की हिम्मत नहीं थी। बस अब पूरे जंगल में थी। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घना अंधेरा। बस की हेडलाइट्स ही आगे का रास्ता दिखा रही थी, जो अब एक संकरा कच्चा रास्ता बन गया था, जहां मिट्टी और पत्थरों की आवाज बस के टायर के नीचे आ रही थी। अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने आखिरकार अपना सिर घुमाकर यात्रियों की तरफ देखा। उसकी काली आंखें हर एक को एक एक करके घूर रही थीं। वो बोला। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बिल्कुल सपाट और यांत्रिक। अगला स्टॉप भीमनगर। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कभी मुंबई में भीमनगर नाम का कोई इलाका नहीं सुना था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर अंधेरे में कुछ दिए जलते हुए दिखाई दे रहे थे। एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहां बिजली की रोशनी नहीं थी, सिर्फ दिए और कुछ अजीब सी नीची टूटी फूटी झोपड़ियां दिखाई दे रही थी, जिनकी बनावट अजीब थी। बस का दरवाजा खुला। ड्राइवर ने कहा, भीमनगर के लिए जो उतरना चाहते हैं। कोई नहीं हिला। फिर ड्राइवर की निगाह सीधे रोहन पर पड़ी। आप? रोहन ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, मेरा स्टॉप केसर एलिगेंस है। ड्राइवर के होंठों पर एक मुस्कान आई। वो मुस्कान उसकी काली आंखों तक नहीं पहुंची। ठीक है, आपका स्टॉप आगे है। दरवाजा बंद हो गया। बस फिर से चली। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे, रोहन, बूढ़ी मां और वो 2 ऑफिस में काम करने वाले। 15 मिनट गुजर गए। जंगल और भी घना हो गया था। रोहन के फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। अचानक बस फिर रुकी। अगला स्टॉप शिवधाम। ड्राइवर ने उसी रोबोट वाली आवाज में बोला। रोहन ने बाहर देखा। वहां एक बड़ा सा पुराना मंदिर था, लेकिन उस पर बहुत सारा काई और फंगस लग गया था, जैसे उसे सालों से छोड़ दिया गया हो। उसके सामने एक फव्वारा था, जिसमें से काला बदबूदार पानी निकल रहा था। शिवधाम के लिए जो उतरना चाहते हैं, ड्राइवर ने कहा। वो 2 ऑफिस वाले उठकर खड़े हो गए। उन्होंने ड्राइवर को एक नोट दिया। ड्राइवर ने उसे लिया भी नहीं। वो दोनों कुछ बोले नहीं। वो सीधे दरवाजे की तरफ चले, उतरे और अंधेरे में खो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब बस में सिर्फ रोहन और वो बूढ़ी मां बची थी। रोहन रोते हुए मां के पास गया। मां जी, ये क्या हो रहा है? हम कहां हैं? मैं घर जाना चाहता हूं। बूढ़ी मां ने अपनी धीमी आंखें खोली। उनमें आंसू थे। बेटा, जब तुम बस नंबर 13 पर चढ़े, तब तुम अपना घर भूल जाते हो। ये बस उन लोगों को नहीं ले जाती जो अपनी मंजिल जानते हैं। ये बस उनको ले जाती है जो अपनी मंजिल खो चुके होते हैं।
लेकिन मैंने तो एड्रेस दिया था, रोहन ने चिल्लाया। तुमने एड्रेस दिया था, लेकिन ड्राइवर ने कब मना किया? उसने बस हाथ उठाया था। उसने कब कहा कि वो तुम्हें वहां ले जाएगा? तुमने मान लिया। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच थी। ड्राइवर ने कहा ही नहीं था, बस हाथ उठाया था। बस फिर रुकी। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी काली आंखें पहले रोहन पर पड़ी, फिर बूढ़ी मां पर। अगला स्टॉप, अंतिम स्थान, उसने वहीं सपाट आवाज में कहा। बूढ़ी मां ने गहरी सांस ली। मेरा स्टॉप आ गया बेटा। वो उठी। उन्होंने रोहन का चेहरा हाथों में लिया। डरो मत, हर कोई अपना अंतिम स्थान खुद चुनता है, बस उसे वहां पहुंचाती है। वो दरवाजे की तरफ चली। दरवाजा खुला। उन्होंने एक कदम बाहर रखा और अंधेरे में खो गई। दरवाजा बंद होने वाला था। रोहन ने अपने आप को एकदम से संभाला। उसने सोचा, नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, ये मेरा स्टॉप नहीं है। उसने ड्राइवर से आंखें मिलाईं और मजबूत आवाज में बोला, मैं नहीं उतरूंगा, मेरा स्टॉप केसर एलिगेंस है, वहीं लेकर जाओ मुझे। ड्राइवर की काली आंखें रोहन को घूरती रहीं। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाकर हां कहा। दरवाजा बंद हो गया। बस फिर से चली। रोहन ने सोचा कि उसने जीत कर दिखा दी। उसने अपनी सीट पर बैठकर आराम की सांस ली। उसने बाहर देखा। जंगल कम हो रहा था। उसे जानी पहचानी इमारतें दिखाई देने लगीं। वो वापस मुंबई आ रहा था। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने ड्राइवर को देखा। वो फिर से सीधा देखकर ड्राइव कर रहा था। 10 मिनट बाद बस एक सोसाइटी के गेट के सामने रुकी। रोहन ने बाहर देखा। केसर एलिगेंस, आखिरकार। थैंक यू सो मच, रोहन ने ड्राइवर को बोला। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोला। रोहन बाहर कूदा। उसने पीछे मुड़कर बस को हाथ हिलाया। बस ने धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो दरवाजे की रोशनी रोहन पर पड़ी, उसने ड्राइवर की सीट देखी। सीट खाली थी। कोई ड्राइवर नहीं था। लेकिन बस आगे बढ़ रही थी, अपने आप, अंधेरे में खोती हुई। रोहन की बॉडी जम गई। उसने सोसाइटी के गेट की तरफ दौड़ा। सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। उसने इंटरकॉम बटन दबाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला। अब उसमें सिग्नल आ गया था। उसने जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की। लाइन कनेक्ट हुई। हेलो साहिल भाई, मैं हूं रोहन। मैं सोसाइटी के बाहर हूं। गेट बंद है, गार्ड नहीं उठ रहा, प्लीज अंदर से आके। फोन से एक आवाज आई। वो ड्राइवर की सपाट भावहीन आवाज थी। अगला स्टॉप घर, आपकी सवारी पूरी हो गई है। कॉल कट गया। रोहन ने घबराकर अपना फोन देखा। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था। भीमनगर में आपका स्वागत है, आपका नया घर। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सोसाइटी के गेट को देखा। वो गेट जिसे उसने रोज देखा था, अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। उस पर पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड था, जिस पर लिखा था भीमनगर। सोसाइटी की इमारतें बिल्कुल खंडर हो चुकी थीं। कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ कुछ दिए जल रहे थे, और हर खिड़की से काली आंखों वाले लोग उसे देखे जा रहे थे। बस नंबर 13 उसकी आखिरी सवारी थी, और उसने उसे सच में उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। एक ऐसी मंजिल जो किसी नक्शे में नहीं थी। रोहन को अब पता चला था कि वो अकेला नहीं था। वो सब जो उस बस में उसके साथ थे, वो भी अब भीमनगर के रहने वाले बन चुके थे, और अब वो भी उनमें से एक था।